हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे आने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बेटा आज है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 2। ओके, आज कौन सा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बेटा ये दूसरा लेक्चर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ये फोटो जो आपको दिख रही है इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीवेज क्या होता है। सीवेज क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि व्हाट इज सीवेज, है ना। अब देखिए, आपके घर के सामने नाली है, वो छोटी नाली एक बड़े नाले में जाके मिलती है, वो बड़ा नाला एक और बड़े नाले में जाके मिलता है, और फिर वो जो बड़ा नाला है वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट नदियों में खोल दिया जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अस एंड एक्वाटिक फ्लोरा एंड फना एज वेल। ना तो वो हमारे लिए अच्छा है, ना ही एक्वाटिक जो फ्लोरा फना है, प्लांट एनिमल है, उनके लिए अच्छा है। तो वो जो कचरा है, वो जो वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग सम पैथोजेनिक माइक्रोब्स, उन सबको क्या कह दिया जाएगा? सीवेज कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? सीवेज। सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, वेस्ट नहीं वेस्ट, म्यूनिसिपैलिटी का जो कचरा है, वेस्ट वाटर, जिसमें क्या क्या होगा बताइए जरा? ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। क्या होगा भाई? ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। इसके अलावा एक लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा वहां पर बेटा वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स। और मैं आगे लिख रहा हूं पैथोजेनिक माइक्रोब्स, यानी कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होंगे जिनके पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जो बीमार नहीं कर रहे होंगे, और कुछ उनमें से बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स होंगे, है ना। इंसेट लिखती है कि मैनी पैथोजेनिक, यानी बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स होंगे जो पैथोजेनिक होंगे। और वो पैथोजेनिक हैं तो सीधी सी बात है कि किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पर उनकी पैथोजेनिसिटी देखने को मिलेगी, उनका जो पैथोजेनिक इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, उनकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। कुल मिला के बात ये है कि वो किसी न किसी को बीमार कर रहे होंगे। अब ये जो सीवेज वाटर है, ठीक है ना, क्या है? सीवेज वाटर। सीवेज वाटर को आप क्या करोगे बताओ? या तो डायरेक्ट जो है, जो वाटर बॉडीज है वहां पर छोड़ दो। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये जो सीवेज वाटर है, ये जो सीवेज है, ठीक है, इसको, इसमें दो तरीके हैं भाई, दो पॉसिबिलिटी है कि ये अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड है, और इसको आप क्या करो? वाटर बॉडीज में खुला छोड़ दो। जो भी वाटर बॉडीज है, लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स, जो भी जल की धाराएं हैं, जहां पर भी पॉसिबल है। या फिर आप इसका क्या करो? ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट करने के बाद आप इन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ो। अगर ये अनट्रीटेड, अगर बेटा ये अनट्रीटेड वाटर बॉडीज में छोड़ा गया, तो फिर ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा। क्या करेगा भाई? ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा, और जब भी ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा तो आप समझ सकते हैं कि समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए क्या होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? इसका ट्रीटमेंट, हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास होते हैं सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट। बच्चों ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इन्हीं को शॉर्ट में कह दिया जाता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी। इसमें क्या है, कुछ तो जो नेचुरल माइक्रोब्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक तो जो नेचुरल माइक्रोब्स है, नेचुरल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सीवेज, प्रेजेंट इन सीवेज helpful in treatment are helpful in सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये जो ट्रीटमेंट है इसमें बेटा 3 स्टेप है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब आप सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो कुल जमा ये 3 स्टेप का काम है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और बेटा हो जाएगा टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, टर्सरी ट्रीटमेंट। बेटा जो टर्सरी ट्रीटमेंट है वो एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा मित्रों। जो टर्सरी ट्रीटमेंट है वो एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया है तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, वो एनसीईआरटी ने आपको पढ़ा रखा है। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अभी आपको दिखाई देगा जब आप पढ़ रहे होंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस या आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और ये जो है तीसरा बेटा टर्सरी ट्रीटमेंट, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या हो जाएगा बेटा ये फिजियो केमिकल प्रोसेस। आप चाहें तो इसे ना भी पढ़ें, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं इसके अलावा, बस इतना नाम बताना था मुझे। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की फुल डिटेल आपको दी गई है। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये जो डायग्राम्स हैं इनके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ से जब भी नाली नाले का कचरा आएगा सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, उसको फिल्टर किया जाता है, जो चीजें फिल्टर की जा सकती है और जो चीजें तली पे बैठाई जा सकती हैं, जिनको सेडिमेंट कराया जा सकता है, उनको सेडिमेंटेशन कराते हैं। ये पूरा जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये पूरा जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले ये एरिएशन टैंक में भेजा जाता है, यहाँ से पहले एरिएशन टैंक में जाएगा और फिर ये हो जाएगा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर। और फिर ये टर्सरी ट्रीटमेंट है, क्लोरेशन कराएंगे या जिस भी तरीके से आपको वाटर को सही करना है करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीवेज डाला गया, फिल्टर किया गया है ना, सेटलिंग कराई गई, सेडिमेंटेशन कराया गया, फिर उसके बाद ये एरिएशन टैंक में जाएगा और जब ये एरिएशन टैंक में जाएगा क्या क्या काम होगा अभी आगे पढ़ेंगे। वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स होंगे, ठीक है ना, एरोबिक माइक्रोब्स, फ्लॉक्स वगैरह बनेगा, थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा, बीओडी की वैल्यू डिक्रीज होएगी, फिर वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएंगे और अल्टीमेटली सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। आइए बच्चों यहां पर बात करते हैं पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की। ऑलराइट, प्राइमरी ट्रीटमेंट की, ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ध्यान से सुनेंगे, ये जो क्या है भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको देखने को मिलेंगे 2 प्रोसेस। बच्चों एक हो जाएगा फिल्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल, है ना, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन।
और बच्चों दूसरा हो जाएगा सेडिमेंटेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन हो जाएगा बच्चों। एक हो जाएगा सीक्वेंशियल फिल्टरेशन, फिल्टरेशन करेंगे आप, चीजों को छान रहे होंगे मित्रों। और दूसरा हो जाएगा सेडिमेंटेशन। ये दो प्रोसेस है, ठीक है, ये दो प्रोसेस है भाई। अच्छा, फिर क्या होगा बताता हूं क्या होगा। ये जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ऐसी चीजें जो तैरती रहती हैं, ऐसी चीजें बेटा जो तैरती रहती हैं, तो आप कहेंगे कि फिल्ट्रेशन के द्वारा जो फ्लोटिंग डिब्रीज है आर रिमूव्ड, वो हटा दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी। और सेडिमेंटेशन से क्या होगा? जो ग्रिट है, मिट्टी है, बालू है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, छोटे छोटे क्या बेटा कंकड़ पत्थर है, वो हटा लिए जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ग्रिट, ग्रिट यानी कि जो सॉइल है, स्मॉल पेबल्स हैं, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़, आर रिमूव्ड, ये हटा दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। यानी जो चीजें छानी जा सकती थी, जो चीजें फिल्टर करी जा सकती थी, वो आपने फिल्टर करा ली। जिनका सेडिमेंटेशन कराया जा सकता था, जिनका सेडिमेंटेशन कराया जा सकता था, उनको आपने क्या किया? सेडिमेंट करा दिया। अब ये जो सॉलिड वेस्ट है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट जो सेटल हुआ है, उसको कह दिया जाएगा प्राइमरी स्लज। उसको क्या कह दिया जाएगा भाई? प्राइमरी स्लज। और जो सुपर नेटेंट बना है, मतलब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं वाटर वगैरह है, ठीक है ना, जो सॉलिड वेस्ट है वो तो क्या बन गया? प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। अगर आप इस प्राइमरी स्लज की बात करें तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बना, यहाँ पर फ्लॉक्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना, एरिएशन का कोई उसका लेना देना नहीं है। प्राइमरी स्लज थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, इसके बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी स्लज, ठीक है, बात नंबर एक, फॉर्म्ड ड्यूरिंग, फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। कब बन रहा है ये? प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बन रहा है। डज नॉट रिक्वायर्ड एरिएशन, डज नॉट रिक्वायर्ड एरिएशन, फ्लॉक्स absent। फ्लॉक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान बताऊंगा, यहां पर वो नहीं पाए जाते। और बेटा जो सुपरनिटेंट है, सुपरनिटेंट, वो सुपरनिटेंट क्या बनाएगा? प्राइमरी इफ्लुएंट बनाएगा। जो सुपरनिटेंट है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। और ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये किसके लिए जाएगा भाई? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर ध्यान से सुनेंगे आप। पहले क्या हुआ? प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, सीवेज क्या है, क्यों उसको ट्रीट करना, ये तो मैंने बताया ही आपको। फिर बच्चों ने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, जो चीजें फिल्टर करी जा सकती हैं उनको धीरे धीरे करके, है ना, इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, तो धीरे धीरे करके उनको क्या कर लिया जाएगा? फिल्टर कर लिया जाएगा बच्चों। जो मिट्टी कंकड़ बालू है, रेत है, वो क्या हो जाएगी? सेडिमेंट हो जाएगी। ऑलराइट। अब ये जो सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड जो है सेटल हो गया, उसको प्राइमरी स्लज कहेंगे। और जो सुपरनेटेंट है उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहा जाएगा। और बच्चों ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये प्राइमरी इफ्लुएंट अब जाएगा किस काम के लिए? तो आप कहेंगे सर कि ये प्राइमरी इफ्लुएंट जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाया जाएगा। यानी कि अब हम इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराएंगे बच्चों। क्या कराएंगे हम इसका? हम इसका कराएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऑलराइट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम इसका कराएंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा भाई। ओके। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी दो चीजें हैं, ठीक है, इसमें भी बेटा क्या है? दो चीजें हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। एक तो है एरिएशन टैंक,
ठीक है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक तो इसमें क्या है बताइएगा जरा, एरिएशन टैंक है। जब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जाया जाएगा तो पहले हम इसको लेके जाएंगे एक ऐसे टैंक में जहां पर एक एजिटेटर लगा हो, है ना, और वो एजिटेटर पूरे इफ्लुएंट को लगातार एजिटेट करता रहे, हिलाता रहे, जिससे सारे पार्ट को लगातार क्या है बेटा, ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे। एरिएशन टैंक। और एरिएशन टैंक में जब काम हो जाएगा तो हम इसको लेके जाएंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। हम इसको लेकर जाएंगे बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर जाएंगे भाई, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है जी। देखो क्या होता है, जब आप एरिएशन टैंक में इसको लेकर जाओगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, सुनने की कोशिश करना। जब आप इसे एरिएशन टैंक में लेकर जाओगे, किसको, प्राइमरी इफ्लुएंट को, प्राइमरी इफ्लुएंट को। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कौन जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या लेके जाएंगे, प्राइमरी स्लज या प्राइमरी इफ्लुएंट, तो आपका आंसर होगा सर प्राइमरी इफ्लुएंट। ओके। जब ये एरिएशन टैंक में जाएगा तो पहली बात तो आप कहेंगे इसमें एक एजिटेटर लगा होगा। क्या लगा होगा भाई, एजिटेटर लगा होगा, जो उसको क्या करेगा, लगातार एजिटेट करेगा। ठीक है ना। ये लगातार, या इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लगातार इसमें एजिटेशन होता रहेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एरिएशन टैंक में जो इफ्लुएंट है नाउ इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, लगातार इसका एजिटेशन होगा। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड एयर, मेन मामला तो ऑक्सीजन का है ना, एयर इज पम्प्ड, पम्प्ड इनटू इट, है ना, इस टैंक में एयर आती रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ हेट्रोट्रॉपिक एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। आप कहेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक है भाई, ये चीज याद रखिएगा, हेट्रोट्रॉपिक बट एनारोबिक माइक्रोब्स, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि वो हेट्रोट्रॉपिक है और एनारोबिक है। हेट्रोट्रॉपिक एनारोबिक माइक्रोब्स, माइक्रोब्स शो वाइग्रस ग्रोथ, शो वाइग्रस ग्रोथ, कहां पर हो रही है वाइग्रस ग्रोथ, इनकी एरिएशन टैंक में। और यहां पर क्या हो जाएगा, एंड फॉर्म फ्लॉक्स, एंड फॉर्म FLOCS फ्लॉक्स, व्हाट इज इट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या बला है, तो आप कहेंगे फ्लॉक्स वो बला है। ठीक है, फ्लॉक्स क्या हो जाएगा बताइए जरा मुझे। तो हम लोग कहेंगे फ्लॉक्स जो है ये एक एसोसिएशन हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है ना, masses of bacteria associated with fungi। ठीक है, फ्लॉक्स मतलब सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, झुंड, झुंड। किसका झुंड हो जाएगा भाई ये, किसका झुंड हो जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई का, बैक्टीरिया और फंजाई का, बैक्टीरिया और फंजाई का। ठीक है। इन दीज माइक्रोब्स, आप कहेंगे दीज माइक्रोब्स कंज्यूम, कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ, these microbes consume major part of waste, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड, एंड लिखना था, इट लिख दिया, एंड
and it will significantly reduces the BOD। BOD क्या है, अभी मैं आपको पहले ये पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको BOD पढ़ाता हूं। and it will significantly reduces the BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाता हूँ। इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD। और BOD कम हो रही, इसका मतलब क्या है? BOD अगर कम हो रही है इफ्लुएंट की, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वाटर ट्रीट हो रहा है ना? वाटर क्या है बेटा? ट्रीट हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको ये पता चला कि BOD कम होना शुरू हो गई, BOD कम हो रही और एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज आपको BOD में देखने को मिला, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आफ्टर रिडक्शन इन BOD, जब BOD रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो इफ्लुएंट है, नाउ इफ्लुएंट ऑफ एरिएशन टैंक इफ्लुएंट ऑफ एरिएशन टैंक passed into a settling टैंक। एक सेटलिंग टैंक रहेगा, वहां पर इसको पास कर दिया जाएगा, सेटलिंग टैंक। वेयर frogs are allowed to sediment, मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो फ्लॉक्स है, बैक्टीरिया फंजाई है, ये उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, उसका अपघटन करा देंगे। और जब BOD में ठीक ठाक कमी आ जाएगी, तो फिर इनको एक सेटलिंग टैंक में डाला जाएगा, जहां पर ये जो फ्लॉक्स वगैरह है इसको सेडिमेंट कराया जाएगा, सेडिमेंटेशन कराया जाएगा, ठीक है ना? सेडिमेंटेशन कराया जाएगा। ये जो सेडिमेंटेशन है या ये जो सेडिमेंट है, आप कहेंगे दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। हो, इस पे सवाल पूछ लिया जाता है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं भैया इसको? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। दो तीन बातें मैं आपको एक्टिवेटेड स्लज के सम्मान में बताना चाहूंगा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, दो तीन बातें जो है मैं आपको एक्टिवेटेड स्लज के सम्मान में बेटा बताना चाहूंगा। क्या क्या है वो बातें, सुनिएगा जरा आप। एक तो ये फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है? और इसमें क्या है भाई, फ्लास्क प्रेजेंट है और इसके लिए आपको एरिएशन चाहिए, एरिएशन रिक्वायर्ड बेटा, ठीक है? ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये जो सेडिमेंट है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ध्यान से समझिएगा, ये जो क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है? तो इस एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करेंगे, एक और चीज यहां पे याद रखेंगे एक्टिवेटेड स्लज के लिए ही, यहीं पे लिख देता हूं मैं, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज इज बैक पंप, या ऐसे लिख देते हैं कि pumped back to aeration tank as inoculum। इनोकुलम या स्टार्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इनोकुलम या स्टार्टर क्या होता है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। भाई बार बार इसी काम को शुरू कराना रहेगा तो ये स्टार्टर का काम करेंगे,
यहाँ पर ये किसका काम करेंगे, स्टार्टर का काम करेंगे। और इस एक्टिवेटेड स्लज का जो मेजर पार्ट है, इस एक्टिवेटेड स्लज का जो मेजर पार्ट है, दिस विल पास्ड टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां तक की बात को बेटा एक बार फिर से सुनते हैं, ठीक है ना, सुनो। प्राइमरी ट्रीटमेंट सबको समझ में आया था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सॉलिड था, जो सेटल हुआ था, उसको हमने प्राइमरी स्लज कहा, और जो इफ्लुएंट था, जो सुपरनेटेंट था, उसको हमने कहा प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो तरीके के टैंक होते हैं, एक होता है एरिसन टैंक, एक होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। पहले जो इफ्लुएंट है ये जाएगा एरिसन टैंक में, जहां पर इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि एयर इसको सारे पार्ट को मिलती रहे। वहां पर माइक्रोब जो है भयंकर तरीके से ग्रोथ करेंगे, अपना झुंड बना लेंगे, उस झुंड को फ्लॉक्स कहा जाएगा। और ये जो फ्लॉक्स है, ये जो बहुत सारे माइक्रोब्स है, ये क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसको कंज्यूम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब उसको कंज्यूम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट कर रहे होंगे, तो बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही होगी। बीओडी की डिटेल अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। जब एक सिग्निफिकेंट रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा बीओडी में, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, काम हो चुका है। तो बेटा इस पूरे को, फ्लॉक्स वगैरह को एक सेटलिंग टैंक में ले जाया जाएगा। वो जो सेटलिंग टैंक है, वहां पर ये जो स्लज, मतलब ये जो सेडिमेंट है, इसको एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना है, फ्लॉक्स इसमें प्रेजेंट है, एरेशन रिक्वायर्ड है। मेजर पार्ट जो है एक्टिवेटेड स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज का बेटा जो बच्चों, एक्टिवेटेड स्लज का जो मेजर पार्ट है, ये भेज दिया जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। थोड़ा सा हिस्सा उसको बैक पंप कर दिया जाएगा, कहां पर, एरेशन टैंक में। और ये जो बैक पंप किया गया थोड़ा सा, ये किस लिए किया गया है, ताकि ये जो है किसका काम करे, इनोकुलम या स्टार्टर का काम करे, ठीक है। क्योंकि उसमें फ्लॉक्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट है, तो आपको बार बार वो माइक्रोब्स नहीं डालने पड़ेंगे। या अगर उनका नेचुरली नंबर कम है, तो जब फ्लॉक्स बार बार उसको बैक पंप करते रहेंगे आप, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो प्रेजेंट रहेंगे, काम थोड़ा सा जल्दी होगा, प्रोसेस आपका स्पीड अप हो जाएगा। ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यहां पर अगर आप देखें तो इसमें जो एनारोबिक माइक्रोब्स है, एनारोबिक माइक्रोब्स, आप कहेंगे एनारोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट द एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज एंड एरोबिक माइक्रोब्स। यहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में अब जो कुछ भी पहुंचा है, ठीक है ना, चाहे वो एरोबिक माइक्रोब्स हो, चाहे वो एक्टिवेटेड स्लज का बाकी हिस्सा हो, वो सब अब यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ गैसेज जो है, ठीक है ना, कुछ जो गैसेज है, गैसेज, वो गैसेज भी बेटा यहाँ पर फॉर्म होंगी। तो आप कहेंगे कि इस प्रक्रिया में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 etc. आर फॉर्म्ड, ठीक है। और इसके बाद जो इफ्लुएंट बचता है, इफ्लुएंट आफ्टर दिस इज released into water bodies, ठीक है। ये है पूरा काम। तो ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, ये जो क्या है भाई, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। तो ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर सबको खत्म कर देगा, खत्म करना मतलब डाइजेस्ट कर देगा। और बच्चों, यहां से जो इफ्लुएंट बचता है उसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाएगा, या टर्सरी ट्रीटमेंट कराया जाएगा, वो बात की बात है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कुछ गैसेज भी बनती हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या क्या नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मेथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, CO2 है, ये गैसेज भी यहाँ पर बनती है। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं बीओडी की, ठीक है ना, बीओडी की बात कर रहे हैं बहुत देर से हम लोग। ये सवाल भी करेंगे हम लोग थोड़ी देर में।
उससे पहले लेकिन मैं आपको बीओडी के बारे में बता दूं, क्योंकि बीओडी के बारे में जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं बीओडी। बीओडी, ठीक है, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पहली बात तो आप यही याद रखिए कि बीओडी का मतलब क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का सिंपल सा मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कोई बड़ी बात नहीं कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए भाई। मैं ये भी बता दूं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका फुल फॉर्म भी, मतलब फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लिया जाए। राइट? तो पहली चीज तो आप ये भी याद रखिए कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, व्हाट इज बीओडी? आप कहेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to required to digestion of organic waste organic waste present in present in 1 liter of water, which were ये वाटर जो है which were oxidized by bacteria, ऑक्सीडाइज्ड बाई बैक्टीरिया। मेनली अगर आप बात करें कि भाई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये सब गंदा पानी है, ठीक है ना, ये सब ऐसा क्या है, ये वाटर है, बहुत गंदा वाटर है। अब इसको अगर आपको क्या कराना है, इसको आपको साफ करना है, यहाँ का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंज्यूम कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है। तो जो बैक्टीरिया उसको ऑक्सीजन चाहिए, बैक्टीरिया को क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन। तो इस 1 लीटर वाटर में, इस 1 लीटर वाटर में बेटा, इस 1 लीटर वाटर में इस 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगी, जो ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कह देते हैं बीओडी। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है कि दिस बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। ठीक है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पोल्यूशन इन वाटर, वाटर में जितना पोल्यूशन ज्यादा होगा बीओडी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सिंपली आप कह सकते हैं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कचरा, पानी में कचरा, बात खत्म। पानी में कचरा जितना ज्यादा, उस वाटर की बीओडी उतनी ज्यादा, उस वाटर की बीओडी उतनी ज्यादा। एक महान वाक्य में लिख देता हूं कि द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। मतलब सिंपल है और क्लियर है भाई कि किसी भी वाटर बॉडी के लिए, किसी भी वाटर बॉडी के लिए जब आप ये देखते हैं, जब आप ये देखते हैं बेटा, तो वहां पर बीओडी अगर ज्यादा है यानी कि वो वाटर उतना ही बर्बाद है भाई, वो वाटर क्या है? उतना ही ज्यादा बर्बाद है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वाटर बर्बाद है तो ये कहने का क्या मतलब है भाई? जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो वाटर बर्बाद है, इसके कहने का क्या मतलब है? बेटा इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है
कि वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और जब पॉल्यूशन वाटर में बहुत ज्यादा है यानी उस वाटर का पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो एक्वेटिक फ्लोरा फना, या अगर हम लोग भी उस पानी को पिए कहीं से मिल जाए नदी वदी से थोड़ा सा अनट्रीटेड, तो हम लोगों को भी खतरा है। तो ऐसे वाटर का जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होता है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हम लोग कहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो हमारी मेजर रिवर है उनको साफ करने के लिए ऐसे प्लान बनाए, जैसे गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, गंगा रिवर को साफ करने के लिए कि वहां पर अनट्रीटेड सीवेज वगैरह ना जाए, तो जो एक पूरा प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने बनाया उसे नाम दिया गंगा एक्शन प्लान। वैसे ही YAP यानी कि यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जो हमारी मेजर रिवर है उनको क्लीन करने के लिए, और भी है जैसे गोमती एक्शन प्लान, ब्रह्मपुत्र एक्शन प्लान, ये सब भी है। एनसीईआरटी ने यही तो मेंशन किया है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, तो यही याद रखेंगे। फाइनली ये अभी हो गया सीवेज ट्रीटमेंट भाई। सबसे पहले तो हमने ये देखी, ये जो मैंने आपको पढ़ाया उसका डायग्रामेटिक व्यू, सीवेज क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, कितने स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ठीक है, बीओडी का क्या मामला है, और गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। आइए मित्रों एक सवाल करते हैं यहाँ पर, पढ़िए, पहले आप लोग करिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसे सॉल्व करें फिर मैं बताता हूं, पहले आप लोग इसे सॉल्व करें फिर बेटा इसे मैं बताता हूं, ठीक है। करें 3 वाटर सैंपल्स नेमली रिवर वाटर, एक तो है भाई रिवर वाटर, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, अनट्रीटेड सीवेज वाटर एंड सेकेंडरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी इफ्लुएंट, ठीक है, ये 3 चीजें अपने पास। अच्छा, पढ़ते हैं, 3 वाटर सैंपल्स नेमली रिवर वाटर, अनट्रीटेड सीवेज वाटर एंड सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वर सब्जेक्टेड टू बीओडी टेस्ट, ठीक है, इनका बीओडी टेस्ट करना था। द सैंपल्स वर लेबल्ड एज A, B and C, but the laboratory attendant did not note which was which, okay. The BOD values of the 3 samples A, B and C were reported as 20 mg per liter, 8 mg per liter and 400 mg per liter respectively. Which sample of the water is most polluted? Can you assign the correct label to each assuming the river water is relatively clean? ठीक है, देखो 3 आपको क्या है सैंपल दिए गए, वो कह रहे वो जो प्यून है या जो अटेंडेंट है, कहेंगे लैब असिस्टेंट जो होता है, वो भाई वो ये भूल गया कि कौन किसका है, ए कहां से मिला, बी कहां से मिला, सी कहां से मिला, बस उसको ये पता है, उसको सिर्फ ये पता है कि जो ए है, ए का है 20 मिलीग्राम पर लीटर, बी का है 8 मिलीग्राम पर लीटर और सी का है 400 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, अनट्रीटेड, किसका बेटा, अनट्रीटेड, जो अनट्रीटेड है उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, अनट्रीटेड जो है, अनट्रीटेड, इसका हो जाएगा 400 मिलीग्राम पर लीटर। सेकेंडरी फ्लुएंट का हो जाएगा 20 मिलीग्राम पर लीटर, और इसको रिलेटिवली क्लीन मानना है तो ये हो जाएगा 8 मिलीग्राम पर लीटर। अब बताइए इन सैंपल को नाम दे देना है। तो अगर आप देखें यहां पर ये 20 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या हो जाएगा भाई, ए,
जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटा, ए नाम दे देंगे। अच्छा, जो रिवर वाटर है इसको हम लोग बेटा बी नाम दे देंगे, बी। और जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा गंदा होगा, इसकी बीओडी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, सी कह दिया जाएगा, ए बी सी, ऐसे कर लेंगे। देखिएगा इस तरीके से जो सवाल है, ठीक है ना, इससे मिलता जुलता सवाल अगर वो अच्छा पेपर बनाना चाहेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो अच्छा सवाल बनाना चाहते हैं तो वो आपसे इसके बारे में जो है पूछ सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीओडी कैसे काम करता है, बीओडी का क्या कॉन्सेप्ट है। इतनी छोटी सी चीज अगर आपको याद रहती है तो बहुत आनंद की बात है। नीट में जब सवाल आएगा अब बहुत आसानी से, बिना डरे, बिना घबराए, इसको आप क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए, एक बड़ा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अगली चीज जो आप पढ़ने वाले हो, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। और यहां पर अगर आप देखें क्या क्या पाया जाता है, अगर आप बायोगैस की बात करें कि भाई बायोगैस में आखिरकार क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है ना, बायोगैस में आखिरकार पाया क्या क्या जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मेनली तो मीथेन होता है, मेनली क्या होता है, मीथेन। बायोगैस जो है, ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है, मीथेन इसका मेजर कंपोनेंट होता है। तो बच्चों अगर आप बात करें बायोगैस की, ठीक है, बायोगैस की अगर आप बात करें तो ये क्या है, इनफ्लेमेबल है भाई। कैसा है मुझे बताइए आप, ये बच्चों इनफ्लेमेबल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लेमेबल होने की वजह से ये एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इनफ्लेमेबल होने की वजह से लाइटनिंग के लिए या कुकिंग के लिए, जैसा जो भी पॉसिबल है, एज अ फ्यूल जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोगैस में हो क्या क्या सकता है, तो ये डिपेंड करेगा कि जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कहां से आया है। मेनली तो मीथेन ही रहेगा, सबसे ज्यादा तो मीथेन ही रहता है। CO2 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, और होने को बेटा हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, बहुत कम अमाउंट में, कभी कभी तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी बायोगैस का पार्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। खतरनाक बात है भाई, ऑक्सीजन कभी भी बायोगैस का पार्ट नहीं होता है। अच्छा, इसमें जब आप देखेंगे तो होता क्या है कि ये 3 स्टेप का काम है, ये जो है 3 स्टेप का काम है। ये मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपको समझ में आए, है ना, ये पूरी बात सिर्फ आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। बाकी इतनी ज्यादा डिटेल की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है, ये 3 स्टेप का काम है बच्चों, 3 स्टेज का काम है। मान लीजिए कहीं से भी आपको गोबर मिल गया, कीचड़ मिल गया, भूसा मिल गया, है ना, सड़ा हुआ प्लांट मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसमें मेनली क्या क्या होंगे बताओ जरा, उसमें मेनली क्या क्या होगा बच्चों, उसमें हो सकता है प्रोटीन, उसमें हो सकता है फैट्स, उसमें हो सकता है सेलुलोज, सेलुलोज, और क्या हो सकता है, हेमी सेलुलोज। इस तरीके की चीजें प्रेजेंट रहेंगी बेटा उसमें, बताइए जरा आप। उसमें जो है इस तरीके की चीजें प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, प्रेजेंट रहने देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट। अब यहां पर काम करेगा डिकम्पोजर माइक्रोब्स। ये है स्टेप 1,
यहां पर काम करेंगे क्या, डिकम्पोजर माइक्रोब्स। डिकम्पोजर माइक्रोब्स। और बेटा ये जो स्टेप है इसको कहा जाता है सॉल्युबलाइजेशन। इस पहले स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्यूशन टाइप का बनाना है ना, सॉल्युबलाइजेशन। ये जो सॉल्युबलाइजेशन का स्टेप है, इससे क्या बनेगा, मोनोमर बन जाएंगे, मोनोमर, मोनोमर बनेंगे भाई। तो इससे बन जाएगा बच्चों मोनोमर। सिंपली आप कह सकते हैं मोनोमर, या ऐसे कंपाउंड विच इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल और सॉल्युबल, सॉल्युबल कंपाउंड कह लीजिए, और या फिर आप कह सकते हैं बेटा कि इनके मोनोमर बन जाएंगे, इनके क्या बन जाएंगे, मोनोमर। अबे भाई स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। और ये जो स्टेप नंबर 2 है, इसको आप कहेंगे एसिडोजेनेसिस। क्या कहेंगे भाई, एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस। और यहां पर मेनली वो बैक्टीरिया काम करते हैं, या वो माइक्रोब्स काम करते हैं जो किसी न किसी तरीके के फर्मेंटेशन के बाद एसिड बना दें, एसिड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर काम करेंगे फर्मेंटिव, फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स, फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स जो अलग अलग तरीके का फर्मेंटेशन करा के अल्टीमेटली एसिड बनाए। यूजुअली एसिटिक एसिड पाथवे होता है, एसिटिक एसिड बनता है यहाँ पर। क्या बनेगा बेटा, एसिटिक एसिड, है ना। और भी कोई एसिड बन सकता है, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि इससे ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। मेनली एसिटिक एसिड बनता है, हम लोग ऐसा लिखते हैं कि यहां पर बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो तीसरा स्टेप है, जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है ना एक लाइन में, वो तीसरा स्टेप होता है भाई, स्टेप नंबर 3, जिसका नाम है मेथेनोजेनेसिस। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है मेथेनोजेनेसिस। स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है मेथेनोजेनेसिस, मेथेनोजेनेसिस। और यहां पर अब ये काम करेगा आपका क्या, मेथोजेनिक बैक्टीरिया, या आप सिंपली कह सकते हैं मेथोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, या मेथेनोजन, ऐसे लिख सकते हैं मेथेनोजन, मेथेनोजन। और बच्चों एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है, अगर आपको नहीं ध्यान है तो भी आप सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और अगर आप ध्यान है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये कैसे होते हैं, एरोब या एनारोब, मुझे बताइए, जल्दी बताइए भाई, एरोब या एनारोब, बताइए। तो आप कहेंगे कि दीज आर कंप्लीटली, कंप्लीटली एनारोब है भाई। ठीक है ना, क्या है, कंप्लीटली एनारोब। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपसे पूछ लिया जाता है, कंप्लीटली एनारोबिक है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, मीथेन, या मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बायोगैस। 50 to 70% तक मीथेन ही होता है। ठीक है। तो ये 3 स्टेप का काम है बच्चों, ये 3 स्टेप का काम है यहाँ पर, कि सबसे पहले जो पॉलीमर है उससे मोनोमर बनेगा, फिर एसिड बनेगा, और फिर अल्टीमेटली तीसरे स्टेप में मेथेन बनेगा, मेथेन। ये जो डाइजेशन है ना सेलुलोज का, सेलुलोज बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ये सब काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सब काम, याद रखिएगा। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज द आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन बायोगैस फॉर्मेशन,
बायोगैस फॉर्मेशन। बच्चों बायोगैस फॉर्मेशन के दौरान अगर आप देखें, ठीक है ना, अगर आप बायोगैस फॉर्मेशन के दौरान देखें तो सेलुलोज का डाइजेशन जो है उसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सारा काम यहां पर हो रहा है। अगर आप देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको बात समझ में आ रही तो। ये है भाई इनलेट, ये क्या है, इनलेट। ठीक है, यहां से आपको ये ऐसे गैस मिलेगी इस गैस होल्डर से। ठीक है, यहां से ये गैस मिलेगी भाई, तो ये क्या हो गया, आउटलेट। ये यहां से स्लज मिल रहा है तो ये भी क्या है, आउटलेट। ये इधर, यहां से आपने स्लरी जो है वो इंसर्ट करी, स्लरी। स्लरी का मतलब क्या हो जाएगा, डंग और वाटर, गोबर ओबर जो सब है, गोबर कचरा पानी, वो आपने यहां से डाला। इसमें इस पूरी प्रक्रिया यहां पर हुई, इस डाइजेस्टर में हुई, गैसेज बनी, कलेक्ट हुई, है ना, इस गैस होल्डर में, यहां से बाहर मिल जाएगी आपको गैस। और फिर जो वो डाइजेस्टेड स्लरी है, उस डाइजेस्टेड स्लरी को आप कहेंगे स्लज। डाइजेस्टेड स्लरी को आप क्या कहेंगे, स्लज कहेंगे भाई। डाइजेस्टेड स्लरी को आप क्या कहेंगे, स्लज। अब ये जो स्लज है आप गड्ढा भरने के काम में ले ले, ठीक है ना, गड्ढा भरने के काम में ले ले, या अगर आप चाहें तो खाद मैन्योर के रूप में, ठीक है ना। ये जो स्लज मिला है आप इसको, ये जो स्लज मिला है आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं भाई। एज अ फर्टिलाइजर जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें, अच्छा जैसे मान लो कभी आपसे पूछा जाए, सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा नहीं, मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बायोगैस के प्लांट ज्यादा किधर रहेंगे, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, गांव वगैरह में या शहरों में, तो क्या आंसर करेंगे आप, बताओ भाई। कि भाई रूरल एरिया में रहेगा क्योंकि वहां पर जानवर ज्यादा पले होते हैं, तो डंग जो है, गोबर, वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा, इजिली जो है भाई वो अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलिए, एक बात और लिखना चाहूंगा यहाँ पर, इन इंडिया, इन इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ, इन इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन is mainly due to efforts of Indian agriculture, Indian agricultural research institute, शॉर्ट में क्या कह देंगे, IARI, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि KVIC, KVIC, ठीक है। IARI का मतलब क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC, KVIC बच्चों, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा हुआ माइक्रोब्स एज बायोगैस, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है ना, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ये आपका काम पूरा हुआ बच्चों। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाएंगे कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट।
माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि इसका फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो आप ये समझिए कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। बायो कंट्रोल का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो कि बायोलॉजिकल मेथड्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, मेनली यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जब आप माइक्रोब्स यूज करते हैं इस काम के लिए, जब आप माइक्रोब्स यूज करते हैं भाई, तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेज इट रिड्यूसेज डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो, बड़े सारे फायदे माइक्रोब्स वगैरह के केस में क्या है ना, कि आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं भाई, आपको जो है पैसे नहीं खर्च करने बेटा, समझ रहे हो आप। केमिकल आप खरीद के लाएंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, है ना। तो जब आप उसको खरीद के लाएंगे तो क्या होगा, पैसे भी लगेंगे, प्लस वो आपके लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस और माइक्रोब्स को अगर हम यूज कर पाए तो उसमें हमारे बड़े सारे फायदे हैं, उसमें हमारे बड़े सारे फायदे हैं। जैसे कि बेटा, जैसे कि एक फायदा तो यही है, ठीक है ना, जैसे कि एक फायदा तो यही है बच्चों कि पैसे ही बच रहे हैं। और दूसरा जो है ये हार्मफुल कम है। ये क्या है बेटा, ये हार्मफुल कम है, ठीक है, ये फायदा। अब इसमें क्या है, अलग अलग चीजें हैं, मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं यहाँ पर। जैसे ये ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक क्या है, लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड क्या है, ये बीटल है, बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, कंट्रोल्स या कंट्रोलिंग एफिड्स। लेडी बर्ड क्या कर रहा है बच्चों, लेडी बर्ड कंट्रोल कर रहा है, सीधे सीधे एक लाइन की बात मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लेडी बर्ड जो है वो एफिड्स को कंट्रोल कर रहा है, बात खत्म। लेडी बर्ड जो है किसको कंट्रोल कर रहा है बताइएगा जरा मुझे, वो कंट्रोल कर रहा है एफिड्स को। दूसरे बच्चों, ड्रैगन फ्लाइज, खतरनाक नाम है भाई, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज जो है दे कंट्रोलिंग मॉस्किटो, ठीक है ना। हालांकि मॉस्किटो के कंट्रोल के लिए एक और तरीका होता है, ये पानी वानी में पनपते हैं तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, गैम्बूसिया जो फिश होती है, गैम्बूसिया फिश वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है ताकि ये अपना आतंक ना मचा पाए। तीसरा हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम लोग बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की,
ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। और बच्चों ट्राइकोडर्मा स्पीसीज में आप याद रखिए कि देखो पहली बात तो ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, लेकिन ये फ्री लिविंग है, क्योंकि जब भी हम फंजाई और प्लांट या प्लांट का रूट देखते हैं तो हमें याद आ जाता है माइकोराइजा। तो ट्राइकोडर्मा क्या एक फ्री लिविंग फंजाई है, एंड इट इज वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो ट्राइकोडर्मा है वो फ्री लिविंग फंजाई है। ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है, फ्री लिविंग फंजाई है मित्रों, फ्री लिविंग। ओके, फ्री लिविंग फंजाई है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इफेक्टिव है ना, इट वर्क अगेंस्ट या इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी प्लांट पैथोजन, मैनी प्लांट पैथोजन। ऐसे पैथोजन जो प्लांट को हार्म पहुंचाता है उससे ये प्लांट को बचाते हैं, उससे ये क्या करते हैं, प्लांट को बचाते हैं। ठीक है, उससे ये प्लांट को बचाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक और यहीं पर मैं लिख देता हूं इन दोनों की सिर्फ नाम लिख देता हूं, डिटेल है ना अलग से पढ़ा देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा अपने पास। तो एक तो है बीटी, बीटी, और एक हो जाएगा बकुलो वायरस, बकलोल वायरस नहीं बेटा, बकुलो वायरस। ठीक है, बकुलो वायरस। दोनों यहाँ पे आ नहीं पाएंगे तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। भाई तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है। अब ये जो बीटी वाला गेम है पहले तो वो समझते हैं अपन। ठीक है, पहले अपन समझते हैं बीटी वाला गेम, या बैक्लो वायरस यहाँ पर हो जाएगा, बीटी अलग से पढ़ लेंगे। राइट, बकलो वायरस के लिए है स्पेस। तो बकलोस वायरस जो होते हैं इनका जो जीनस है, जीनस जीनस इनका जीनस है बच्चों एनपीबी, एनपीबी। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। एनपीबी मतलब क्या, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ठीक है, पॉलीहेड्रो वायरस एनपीबी। ये क्या करते हैं, ये आपको भी एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कौन सा मैसेज दे रहे हैं वो भी समझिए। दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक, खास बात देखिए भाई, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, ज्यादा दाएं बाएं नहीं सोचते हैं, जिसको निपटाना है, ठीक है ना, जिसको निपटाना है उसी के बारे में इनका ध्यान रहता है भाई। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन या इंसेक्टिसाइड, ये भी मैं मार्क करूंगा अलग कलर से होगी। स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। जो इनके नॉन टारगेट ऑर्थोपोड है, ठीक है ना, ये और भी खास बात है क्या, कि नो नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन, नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज, और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ये सिर्फ अपने टारगेट इंसेक्ट के पीछे रहते हैं, उन्हीं की लंका लगाते हैं। इसके अलावा इनका और किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और कोई लेना देना नहीं होता है।
बीटी के बारे में पढ़ा देता हूं मैं। बीटी के लिए अपने को वहां पर स्पेस नहीं था। ठीक है, बीटी उधर आप पढ़ते हैं बायोटेक वाले चैप्टर में भी। बताओ बीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, बैड ट्रिप नहीं बेटा, बैसिलस थ्रिंजिनेंसिस। बैसिलस, THURINGIN, ठीक है, SIS, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। हिंदी वाली एनसीईआरटी में यही लिखा होगा बीटी। कह रहा है ये भी क्या है, एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। क्या है मित्रों? माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। भाई बैक्टीरिया है ना ये तो। बैसिलस थ्रिंजिनेसिस क्या बैक्टीरिया है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट क्या करता है ये क्या करता है ना, यूजुअली कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। इट यूजुअली कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स यानी कि लार्वा। समझ रहे हैं आप? कैटरपिलर्स का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, लार्वा उनका जो है कंट्रोल करता है। कैसे करता है? ठीक है, आप कहेंगे इसके जो ड्राइड स्पोर्स है, सूखे जो स्पोर्स है, ड्राइड स्पोर्स मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, अब वाटर के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है, और फिर प्लांट के पास या कहीं पर भी जब आप इस पानी को यूज करेंगे तो वहां पर जो भी, जैसे कोई भी प्लांट हो सकता है, वो ब्रासिकेसी के प्लांट हो सकते हैं, बैगन वगैरह हो सकता है, कोई दूसरा प्लांट हो सकता है। अब अगर इंसेक्ट आएगा, इसको खाएगा तो मर जाएगा। ठीक है ना, मर जाएगा भाई, ये आपको पता ही है ना, ये उधर पढ़ाया भी जाता है, ये जो है आपको उधर बायोटेक में पढ़ाया ही जाता है। तो ये बात होगी बैसिलस thuringiensis की, मेनली यही बातें याद रखनी है। ठीक है, मेनली आपको यही बातें याद रखनी है, जो अंडरलाइन करना है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ड्राई स्पोर्स मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत जरूरी है, जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है ना, तो उसमें ये बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अर्थात IPM। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अर्थात IPM। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, बताइए मुझे। आपको क्या करना है, कोई अगर एरिया ऐसा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना, तो हमें क्या करना है, ये कुछ इस तरीके का प्रोग्राम होगा जो हमें क्या करे, बताओ जरा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को हम बचा सके। ठीक है ना, इंसेक्ट जो है वो डैमेज ना करा, इंसेक्ट जो है कम से कम डैमेज करे हमारी क्रॉप को। इंसेक्ट जो है बेटा वो कम से कम डैमेज करे, कम से कम, याद रखिएगा। क्योंकि इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट, वो उनको भी कंजर्व कराना है ना। आप कहेंगे इट इज, या दिस इज स्पेशली, दिस इज दिस इज स्पेशली डिजायरेबल when when beneficial insects are being conserved to aid in overall IPM। IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और when an
इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा भी ट्रीटमेंट नहीं करना कि हमें किसी भी तरीके का डाइवर्सिटी लॉस हो या इस दौरान हमारे लिए कोई जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो जब भी हमें पेस्ट मैनेजमेंट करना भी है तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यही मतलब है कि हमें जो हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है वो बचाने हैं, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 ये कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है अगर कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वहां पर अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो। ठीक है ना, मामला जो है इंसेक्ट के लिहाज से सस्टेनेबल बना रहे, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सस्टेनेबल बना रहे। चलिए, अब फाइनली हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, आखिरी हेडिंग है भाई इस चैप्टर की। ठीक है ना, लास्ट हेडिंग है बच्चों, राइट। समझिए, समझने की कोशिश करते हैं। एक तो इसका फायदा क्या है बताओ जरा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स, कुछ और भी चीज यूज कर सकते हैं, कई बार क्रॉप्स भी यूज करी जाती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करना है, माइक्रोब्स के बारे में ही बात करना है। ठीक है ना, तो बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, यानी कि आप किधर बढ़ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। आप सॉइल में किसी तरीके का केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं, आप सॉइल में किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रोब्स है या ये जो बायो फर्टिलाइजर है, ये क्या करेंगे बताओ मुझे, दे इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। और जब ये सॉइल की क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं बेटा एज ए बायो फर्टिलाइजर, तो एक तो हम लोग यूज कर लेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूज कर लेंगे भाई। बैक्टीरिया के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं फंजाई, फंजाई, ओके, फंजाई। बेटा बैक्टीरिया में जैसे अगर आप देखो तो सिम्बायोटिक भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। ठीक है ना, कैसा हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है। बैक्टीरिया यूजली अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन वगैरह का फिक्सेशन करा देते हैं। पहले हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशन नाम का, उसमें हम बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ते थे। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना ये काम सिम्बायोटिक तरीके से भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है ना। सिम्बायोटिक तरीके से ये काम कौन करता है भाई, तो सिम्बायोटिक तरीके से ये काम कर देगा राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम। अगर आप फ्री लिविंग की बात करें तो आपके पास है एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। तो बच्चों ये जो एजोटोबैक्टर है और जो एजोस्पाइरिलम है ये कैसे हैं, ये फ्री लिविंग है, ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो फ्री लिविंग है भाई, फ्री लिविंग। ठीक है ना, और ये मेनली कहां पर कराते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको बेटा ये भी बता दूं, ये मेनली जो कैसी फैमिली है, जो आप कहेंगे कि
फैमिली है आपकी लेगुमिनेसी या फेबिएसी। फैमिली कौन सी बेटा? लेगुमिनेसी। लेग्यूम वगैरह में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। बच्चों अगर आप बीजीए की बात करो, बीजीए की, तो बड़े सारे बीजीए हैं, बड़े सारे बीजीए हैं भाई, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो नोस्टॉक है, एनाबीना है ना, ऑस्लोटोरिया है। तो ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बेटा। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो अलग से मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो बीजीए है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया, इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन सा हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? बताइए जरा मुझे। नॉस्टॉक हो सकता है, जो एनसीईआरटी लिख रहा है वही वाला बता रहा हूं मैं आपको। एनाबीना हो सकता है, और बच्चों हो सकता है ऑसिलोटोरिया, ठीक है। ये सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएंगे। इवन पैडी फील्ड जो है, राइस फील्ड, पैडी फील्ड यानी कि जो धान के खेत है, धान के खेत है बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूं कि पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड का क्या मतलब बताओ? धान के खेत, राइस फील्ड, उसमें भी क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें बेटा क्या है? जो साइनोबैक्टीरिया है, कौन सा होता है? मेनली अवलोसिरा। वो क्या करता है? वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देता है बेटा। क्या करा देता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देता है। और अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फंजाई, कि फंजाई का क्या रोल है एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो ये फंजाई क्या करते हैं आप जानते हैं? माइकोराइजा बनाता है, माइकोराइजा। अच्छा, माइकोराइजा क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का हायर प्लांट की रूट्स के साथ, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें मेनली जो एक जीनस है इनका, ग्लोमस, 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 ग्लोमस जो जीनस है, ये क्या करता है भैया? माइकोराइजा बनाता है, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। ये जो प्लांट को क्या क्या फायदा होता है इस माइकोराइजल एसोसिएशन से, प्लांट को क्या क्या फायदा होता है? बेनिफिट टू प्लांट, प्लांट को क्या क्या फायदा होता है मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, एक तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, वो जो माइक्रोब्स है, वो जो फंजाई है, वो जो फंगल फिलामेंट है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट को दे देगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, है ना, प्लांट की रूट के पास जो ऐसे पैथोजन है उनके अगेंस्ट क्या करेगा? इसको रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। टॉलरेंस बढ़ा देगा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉप, सूखा है या अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके लिए क्या करेगा? टॉलरेंस बढ़ा देगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट, टॉलरेंस बढ़ा रहा है सैलिनिटी और ड्रॉट के अगेंस्ट, सॉइल से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करके दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल शो overall increase in plant growth, plant growth and development। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक ओवरऑल इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चैप्टर हमने यहां से शुरू किया था आज लेक्चर नंबर 2 में, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें। फिर ये क्वेश्चन भी किया हमने, फिर माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, फिर माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट,
भैया सब खत्म नहीं कर देना है, कुछ बचाना भी है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। मैं चाह रहा हूँ कि जब तक डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ये हम कवर कर लेते हैं, ताकि आपका सिलेबस भी टाइमली हो सके और कोई मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट ना जाए। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको थोड़ा सा ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मास्टर बोर्ड के सामने कूदे तभी आपको समझ में आए, है ना। स्पीड आप यहाँ पर हाँ जरूर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। बाकी आराम से देखिए, अगर आप में डिसिप्लिन है तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिए। मैं भी कोई ना कोई सीरीज तो लॉन्च करूंगा ही, पहले एक बार मैं सिलेबस करा लूं, फिर मैं देखूंगा कि आगे क्या करना है। पहले कंटेंट पढ़ा लूं, फिर पीवाईक्यू या एमआईक्यू, है ना। इस तरीके से एक सीरीज तो करेंगे ही सही। आप लोग भी बताइएगा और क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ने वाले हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।